जय हिंद साथियों। देखिए भाई, ग्रुप डी के लिए साइंस का आज ये आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो भाई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाएं और ज़रूर देखिए। और हाँ, पीईटी के लिए अगर आप हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट और क्लास चाहते हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी या किसी भी सब्जेक्ट का चाहते हैं, तो भाई डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका क्या आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। किसी तार का प्रतिरोध R है। यदि तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 2 गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो एक देखना फार्मूला होता है प्रतिरोध का, R बराबर क्या होता है, R बराबर रो, और L अपान में क्या होता है, A होता है। R इक्वल टू होता है रो और L अपान में A, जहां R क्या है प्रतिरोध, रो क्या है तो विशिष्ट प्रतिरोध, L होता है लंबाई और A होता है उसका क्षेत्रफल। तो जैसे जैसे कह रहे हैं उसका करते जाइए, तो ध्यान से देखना। तो दूसरा जो नया वाला मान लेते हैं हम लोग, आर डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर डैश इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध तो वही है। लंबाई इन्होंने क्या कहा, लंबाई 2 गुना कर दिया जाए। चलिए लंबाई हमने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, और क्षेत्रफल भी क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल भी 2 गुना कर दिया जाए। तो क्षेत्रफल भी हमने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारा ये बन गया और ये हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन। पहला जो ऊपर वाला इक्वेशन ये मान लेते हैं नॉर्मल में जो होता फार्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए। दूसरे कंडीशन में जब इन्होंने कहा कि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को भी 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो नया प्रतिरोध हमने मान लिया आर डैश होगा। चलिए डिवाइड कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड जब भी आप करोगे तो यहाँ से देखना, रो से आपका रो खत्म, एल से आपका एल खत्म, ए से आपका ए खत्म, ये 2 से आपका 2 खत्म। यानी कि आपका बचेगा कितना, आर डैश बराबर क्या बचेगा, आर डैश बराबर आपका क्या बचेगा, आर। यानी कि जितना प्रतिरोध आपका पहले था उतना ही प्रतिरोध अब भी बचेगा। कब, जब उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि आपका पहले का हो जाएगा कौन सा, 2 वाला सही हो जाएगा आर, ठीक है। यानी कि प्रतिरोध आपका आर ही रहने वाला है। तो एक का हो जाएगा आपका कौन सा, 2 वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। पादपों का कौन सा भाग परागण के लिए कीट एवं पक्षियों को आकर्षित करता है। तो भाई बेसिकली अगर देखा जाए कि पादपों का जो पुष्प वाला भाग होता है, कौन सा, पुष्प वाला भाग होता है, ये पक्षियों को एवं कीट को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो 2 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तीसरा में पूछा गया कि भाई C2S, ठीक है, C2S है, बिलियन के H पॉजिटिव आयन की जो सांद्रता है वो 10⁻⁻⁶ है। तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा। तो देखना जो पीएच का सूत्र होता है, तो पीएच बराबर होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू माइनस लाग और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H प्लस होता है, ठीक है। पीएच बराबर होता है -log H प्लस होता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लाग। और देखना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इन्होंने कितना दे रखा है, तो ये इन्होंने दे रखा है 10⁻⁻⁶ दे रखा है। तो एक फार्मूला होता है, ध्यान देना, लॉग, ये लॉग, ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा, एक लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन बराबर होता है एन लॉग एम होता है। कितना होता है, एन लॉग एम होता है, ठीक है। इस फार्मूले से देखना आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक बात, ठीक है, एक बात जानते रहना क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। इसी फार्मूले का यूज करके अगर लिखा लाग माइनस लाग 10⁻⁻⁶, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस और उसके बाद ब्रैकेट में -6 और आप लिखोगे इनटू में आपका हो जाएगा लॉग और ये आपका हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 10। अभी हमको पता है कि भाई log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो बेसिकली आपका बचेगा कितना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा 6 और log 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 6 आपका करेक्ट हो जाएगा। जो बिलियन का पीएच मान होगा वो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर बिलियन का पीएच मान 7 है तो उदासीन होता है, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा।
यानी कि विलयन ये कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि पीएच मान क्या है, 7 से कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, ध्यान देना, श्वसन प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है। यानी कि जब भी आप भाई क्या करते हो, श्वसन करते हो, क्या करते हो, श्वसन, ठीक है, आप क्या करते हो, श्वसन करते हो। चलिए ये मान लीजिए व्यक्ति है, जब भी आप क्या करते हो, श्वसन करते हो, तो इस प्रक्रिया में हमेशा आप देखोगे ना, आपके सांस से, ठीक है, आपके श्वास से गर्म हवा निकलती है, यानी कि उष्मा को छोड़ते हो आप, ठीक है, उष्मा को क्या करते हो, छोड़ते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, उष्मा को छोड़ते हो, यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, उष्मा क्षेपी होती है। यानी कि जिस प्रक्रिया में उष्मा को छोड़ा जाता है वो उष्मा क्षेपी होती है, और जिसमें उष्मा लगती है वो क्या होता है, उष्मा शोषी होता है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल और देख लिए, जब पोतैया करने वाला चूना जो है पानी में डाला जाता है तो क्या होता है, वो पानी उबलने लगता है, वो भी कैसा है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया, ध्यान देना, साबुन बनाने में प्रयोग लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो भाई साबुन बनाने के लिए जो बेसिकली यूज किया जाता है वो कास्टिक सोडिया का उपयोग, यानी कि फार्मूला जो होता है वो होता है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है किसमें, साबुन बनाने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया, ध्यान देना, जब लेड धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो भाई लेड की बात करें तो लेड का मतलब होता है शीशा, और इसका फार्मूला होता है पीबी होता है, ठीक है। तो पीबी जो लेड की क्रिया हमको करानी है वो किसके साथ करानी है, तो याद रखिएगा इसकी क्रिया हमको करानी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करानी है। चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो HCl होता है, क्या होता है, HCl होता है। चूंकि भाई लेड पे 2+ होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, 2HCl। इसकी अभिक्रिया करा दीजिए तो यहाँ पे जो आपका बन जाता है, एक तो बन जाता है PbCl2 बन जाता है, क्या बन जाता है, PbCl2, और एक आपका बन जाएगा H2, हाइड्रोजन गैस आपका क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो 6 का आपका हो जाएगा 2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आज के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, कौन से पादप मरुस्थलीय की जल के दाब स्थितियों में विकसित होते हैं। कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में उत्पन्न होते हैं। तो 4 ऑप्शन है, एपीफाइट, जीरोफाइट, हीलियोफाइट या सीओफाइट, कौन सा होगा। तो दिए गए ऑप्शन में आपका 2 सही होगा, कौन सा होगा, याद रखिएगा जीरोफाइट, कौन सा होगा, जीरोफाइट आपका बिल्कुल सही है। ये पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में यानी कि शुष्क परिस्थितियों में भी विकसित होता है। तो 7 का आपका हो जाएगा 2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से किसको दिखाता है। ध्यान से देखना, वेग समय ग्राफ का ढाल का मतलब क्या है, देखना, जो वेलोसिटी होता है, यानी कि मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए एक तरफ वेग है, ठीक है, और एक तरफ क्या टाइम है, तो वेग और समय का जो ये ढाल होता ना, ये क्या कहलाता, त्वरण कहलाता है। क्योंकि भाई एक्सेलेरेशन ए यानी कि त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है। तो वेग परिवर्तन की समय दर को ही क्या बोला जाता है, त्वरण कहा जाता है, इसको बोला जाता है एक्सेलेरेशन, त्वरण। तो यहाँ पे आपका जो सही होगा ए वाला आपका सही हो जाएगा। यानी कि वेग समय जो ग्राफ होता है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जो होती है वो किसको दिखाती है, एक्सेलेरेशन यानी कि त्वरण को दिखाती है। चलिए 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो भाई 9 आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है, यदि हम किसी पात्र के तल पर जो द्रव दाब की गणना करना चाहें, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। तो जो द्रव दाब का फार्मूला होता है, ये प्रेशर इक्वल टू पी बराबर होता है, ये होता है रो एच जी होता है, कितना होता है, रो एच जी। यानी कि देखना, जो पी है ये तो द्रव दाब है,
रो क्या है, जल का घनत्व क्या है, एच क्या है, ऊंचाई है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ से देखना ये जो द्रव दाब है पी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जल का घनत्व रो, ऊंचाई एच और गुरुत्वीय त्वरण जी पे डिपेंड करता है। जबकि ये किस पे नहीं डिपेंड करता है, तो पात्र के तल के क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ फार्मूले में है ही नहीं। तो 9 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 10 क्या पूछा गया है कि भाई हम लघु तरंगों के परासरणों को, ठीक है, हम लघु तरंगों के परासरणों को, ध्यान देना आगे और क्या दिया है, दीर्घ तरंगों के परासरणों की अपेक्षा अधिक इस तरह सुन सकते हैं, क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि क्या होता है, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में क्या होती है, अधिक ऊर्जा होती है, जिसके कारण हम लोग अच्छे से सुन पाते हैं। तो 10 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो भाई 11 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। विमंदकों का प्रयोग, जैसे भारी जल हो गया, ठीक है, भारी जल हो गया, भारी जल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो भाई मंदक के रूप में। क्यों किया जाता है, क्योंकि भाई न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए। जैसे क्या होता है, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए विमंदकों या फिर मंदक का प्रयोग किया जाता, ताकि वो आगे विस्फोट ना कर पाए, ठीक है। तो याद रखिएगा 11 का हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, ध्यान देना। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किसमें किया जाता है। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो याद रखिएगा किसमें किया जाता है, कार की हेडलाइटों में, ठीक है। कार की हेडलाइटों में क्या किया जाता है, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे भाई आपका ये क्या होता है, मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए कार है, ठीक है, क्या है, कार है, ठीक है। चलिए ये इसका पहिया लगा है और ये फ्रंट वाला सीन है। इसमें अगर बात करोगे तो जो आपका हेडलाइट होता है, तो इसमें परवलयिक दर्पण का यूज किया जाता है। और अगर जो साइड मिरर की बात करोगे ना, किसकी बात करोगे, साइड मिरर की, तो साइड में आपका क्या होता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण, जबकि सामने क्या होता है, तो आपका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 12 का ए वाला, ठीक है, कार की हेडलाइटों में। नेक्स्ट देखना 13 आपसे पूछा गया है कि भाई कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो रेसा वाला कांच होता है, इसका प्रयोग जो है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। और फिलंट कांच की बात करें तो भाई ये क्या होता है, जैसे चश्मे का लेंस बनाने के लिए किया जाता है। पायरेक्स कांच का भी प्रयोग है, ठीक है। कठोर कांच कई प्रकार के होते हैं। तो 13 का आपका हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी विद्यमान होती है। यानी कि अगर 1 किलोग्राम मक्खन ले लिया जाए, 1 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम पनीर और 1 किलोग्राम चीनी, तो किसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी होगा, तो याद रखिएगा मक्खन में। किसमें होगा, मक्खन में सबसे ज़्यादा कैलोरी होगा। तो 14 का हो जाएगा ए वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, ध्यान देना। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या कहलाती है। तो भाई ये विधि कहलाती है पार्थेनोका कहलाती, क्या कहलाती है, पार्थेनोका कहलाती है। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 16। तो भाई 16 में आपसे पूछा गया है, ध्यान देना। दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत कैसे होते हैं। तो अगर दूरदर्शन ध्वनि के संकेत की बात करें तो बेसिकली ये आवृत्ति मांडुलित होते हैं, यानी कि फ्रेक्वेंसी मांडुलेशन पर कार्य करते हैं। 17 की बात करोगे तो भाई 17 में आपसे क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया कि जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि इसे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, आर्द्रता 0% हो, आर्द्रता 100% हो, या तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ताप हो। तो यहाँ पे याद रखना कि भाई जल वाष्पीकृत नहीं होगा जब इसकी आर्द्रता पूरा 100% हो। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। 18 में देखना आपसे पूछा गया, ध्यान देना। किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान किया जा सकता है। तो बेसिकली जो साधारण साबुन होता है, इसके द्वारा भी कठोर जल और मृदु जल की पहचान किया जा सकता है। आगे देखना 19 में आपसे पूछा गया है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी कौन होता है।
तो भाई जो रासायनिक दृष्टि से अगर बात करें हम लोग कौन सा होता है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसी को ही क्या बोला जाता है, चूने का पानी बोला जाता है। आगे देखना 20 आपसे पूछा गया, ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक यानी कि मूत्र का घटक नहीं होता है। तो क्रिएटिनिन होता है, यूरिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, जबकि कीटोन निकाह ये घटक नहीं होता है। तो 20 का याद रखिएगा डी। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है, स्त्री केसर का भाग नहीं है, वर्तिका भी होता है, वर्तिकान भी होता है, अंडाशय भी होता है, जबकि पराग कण है ये पुकेसर का होता है। ठीक है, किसका होता है, पुकेसर का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सी वाला आपका सही हो जाएगा। 22 की बात करते, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो भाई 206 होती है। कितनी होती है, 206 हड्डी होती है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या होता है, फीमर होता है। कौन सी होती है, फीमर। चलिए यहाँ पे आपका कौन सा था, 206 आपका सही था। अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी हड्डी तो आप कहिएगा जांग की हड्डी, जिसका नाम क्या होता है, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज नामक हड्डी होती है, स्टेपीज नामक हड्डी, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे चपटी हड्डी तो आपसे पूछे स्टर्नम, जो कि चेस्ट पर पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया कि भाई कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा दूध में विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की। मानव की कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, मानव की कोशिका में कितने क्रोमोसोम। तो याद रखिएगा कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। और 23 जोड़ी का मतलब आपका कितना हो जाएगा, 23 दूना 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का आपका सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आपसे पूछा गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो भाई टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो किया था ग्राहम बेल ने। किसने किया था, ग्राहम बेल ने। बाकी अगर मार्कोनी की बात करें तो इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। एडिसन की बात करें तो इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है ग्रुप डी के लिए 2 आपकी मैराथन आएगी साइंस की, उसको छोड़िएगा मत। ठीक है, अगर आप छोड़ेंगे तो आप पछताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको सभी क्लास का पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। चलिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।